वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 12th की जो प्री बोर्ड है वो अभी हमने इसका पार्ट 1 कर लिया था। अब हम इसका पार्ट 2 करेंगे। इसमें हम देखेंगे खंड बी यानी कि सेक्शन जो बी है वो हम देखेंगे। तो देखिए सेक्शन बी में हमारा 7 और 8 क्वेश्चन, जो 7 क्वेश्चन है उसमें हमारा रचनात्मक लेख आया हुआ है 5 नंबर का। तो ये रचनात्मक लेख 3 यहाँ पर आपको विषय दिए गए हैं, इसमें से किसी भी एक पर आपको लिखना है। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। इसमें आपको क्या करना होता है, कई पैराग्राफ में एक विषय के बारे में, चाहे आप बारिश में बिन छतरी के ऊपर लिख सकते हैं। तो आपको 1 पेज या 1.5 पेज भरना होता है, लिखना होता है, जिसमें आप अपने मन के विचार लिख सकते हैं। यही रचनात्मक लेख है। अगर आपको और डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और देखिए फिर आपका पत्र लेखन आया हुआ है यहाँ पर, वो भी आप कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो अगर इसे पहले वाले आपने नहीं देखे हैं जिसमें मैंने इसके सारे एमसीक्यूज करवा दिए हैं, वो जल्दी से देख लीजिए पार्ट 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो का वाला जो ये क्वेश्चन है, ये देखते हैं हम। ये प्रश्न हमारे सामने है, अखबार में संपादकीय लेख कहाँ होता है, इसे कौन लिखता है तथा इसकी क्या आवश्यकता होती है। आवश्यकता नहीं, इसकी क्या विशेषता है। तो देखिए अखबार में जो संपादकीय लेख है कहाँ होता है, तो संपादकीय जो लेख है वो संपादकीय पृष्ठ पर ही होता है। तो इसका पहले वाले का ये हो गया हमारे इसका। अब देखिए इसे कौन लिखता है, तो इसे कौन लिखता है, इसे मैंने आपको बताया था, जो इससे पहले एमसीक्यू आया था उसमें भी संपादकीय का आया हुआ था एमसीक्यू। तो उसमें जो इसे अखबार की आवाज़ माना जाता है, और उसके पीछे एक कारण ये है कि क्योंकि इसमें केवल संपादक की राय नहीं होती है, बल्कि संपादक के साथ जो संपादक का समूह होता है यानी कि जो ग्रुप होता है वो भी अपने विचार प्रकट करता है। इसलिए इसमें केवल एक व्यक्ति की राय न होकर पूरे अखबार की आवाज़ इसलिए माना जाता है, क्योंकि पूरे अखबार में मतलब कि एक व्यक्ति की राय न होकर काफ़ी सारे की जो राय होती है, जो विचार होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। इसलिए जो है इसे कौन लिखेगा, संपादक एवं उसके जो सहयोगी या समूह में जो व्यक्ति हैं वो लिखेंगे। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए इसकी विशेषता क्या होगी, इसकी विशेषता भी आप बता सकते हैं कि जो ये संपादकीय है वो क्या होते हैं, प्रत्येक अखबार में एक जो बीच का पेज आता है, जो पृष्ठ आता है, वो पूरा संपादकीय के लिए दिया जाता है, या 1 पेज या फिर हाफ पेज, आधा पेज दिया जाता है। ठीक है, तो एक तो ये विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता में क्या होगा, कोई भी घटना है, कोई भी सूचना है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त हो रही है, तो उसे क्या कर सकता है, जो संपादक है और जो उसके सहयोगी हैं वो क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर संपादकीय लिख सकते हैं, जिसमें वो अपनी राय भी दे सकते हैं, अपने विचार भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, जो घटना होती है जब उसके बारे में अखबार में बताया जाता है, तो उसमें जो संपादक होता है या फिर जो रिपोर्टिंग करते हैं वो अपने विचार प्रकट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। पर जब संपादकीय पृष्ठ होता है उस पर जो अखबार है वो अपनी राय प्रकट कर सकता है। तो ये विशेषता है इसकी। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब देखिए इसके अथवा में, क्योंकि आपको एग्जाम में एक ही करके आना होता है, पर हम यहाँ पर दोनों देखेंगे, क्योंकि क्या पता दूसरे वाला आ जाए, ये वाला ना आए। तो देखिए इसके अथवा में कौन सा क्वेश्चन दे रखा है, इसके अथवा में दे रखा है बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है। तो देखिए जो बीट रिपोर्टिंग होती है उसमें क्या होता है, जो संपादक होता है उसे सामान्य जानकारी होनी चाहिए, किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी खबर को लेकर केवल सामान्य जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उसे केवल खबर लिखनी होती है। पर विशेषीकृत रिपोर्टिंग, जैसे ही इसका नाम विशेष है यानी कि कुछ खास, तो इसमें क्या है, जो संपादक होगा, जो रिपोर्टिंग कर रहा होगा, उसे क्या है, एक विशेष जानकारी होनी चाहिए अपने विषय से संबंधित, जो भी उसे विषय प्राप्त हो रहा है जिस पे उसे अपनी खबरें लिखनी है, उससे संबंधित कुछ खास जानकारी होनी चाहिए, या फिर ये कहा जाए बिल्कुल बारीक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उसे क्या है, विशेष रिपोर्टिंग करनी है। और इसकी जो बीट रिपोर्टिंग करने वाले जो रिपोर्टर है उसे क्या कहा जाता है, संपादक कहा जाता है, और जो विशेष रिपोर्टिंग करते हैं उसे क्या कहा जाता है, विशेष संपादक कहा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एंकर पैकेज को स्पष्ट कीजिए। इसे हम एक बार और देख लेते हैं। बस आपको ये चेंज करना है, जहाँ पे मैंने संपादक बताया था, संपादक के स्थान पे आपको संवाददाता लिख देना है, क्योंकि जो संवाददाता, संपादक कौन होगा, जो संपादकीय पृष्ठ पर लेखन करेगा वो संपादक होगा, पर जो संवाददाता कहा जाएगा, बीट जो कवर करते हैं, जो बीट रिपोर्टिंग करते हैं, उसके रिपोर्टर को संवाददाता कहा जाता है, विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वालों को विशेष संवाददाता कहा जाता है।
अब देखिए ये ख वाला देखिए एंकर पैकेज, जो एंकर पैकेज होता है उसे स्पष्ट करना। अब एंकर पैकेज क्या होता है, टेलीविज़न के जो चरण होते हैं उसके अंतर्गत आता है। तो एंकर पैकेज जो है वो क्या होता है, किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करना ही एंकर पैकेज कहलाता है। यानी कि संपूर्णता के साथ सारी चीज़ों को इकट्ठा करके पूर्ण करके जब पेश किया जाता है, जिसमें जो खबरें होती है उसमें दृश्य भी होता है, बाइट्स भी होती हैं, ग्राफ होता है वो भी उसमें होता है, जिसके द्वारा सूचनाएं दी जाती है, पेश की जाती है, उसको ही एंकर पैकेज कहा जाता है। अब इसके अथवा वाला देखिए, टेलीविज़न समाचार की भाषा शैली या किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। तो भाषा शैली पूछ रखी है टेलीविज़न समाचार की, तो उसमें किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग किया जाता है। तो पहली हो जाएगी कम शब्दों में अधिक जानकारी, क्योंकि टेलीविज़न में क्या क्या होता है, जब आपने देखा होगा टेलीविज़न पर न्यूज़ देखी होंगी तो उसमें क्या होता है, जो रिपोर्टिंग करते हैं वो क्या करते हैं, बहुत कम शब्दों में अधिक से अधिक जानकारी देते हैं। तो ये बात होती है, क्योंकि ज़्यादा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होता, जो सूचना है उसे छोटे शब्दों में देना इसका टेलीविज़न के अंतर्गत होता है। दूसरी इसकी विशेषता हो जाएगी, शब्द पर्दे पर दिखने वाले दृश्य के अनुकूल हो। यानी कि जो भी पर्दे पे दिखाई दे रहा है, जो भी टेलीविज़न की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वही शब्दों के प्रयोग करने चाहिए। ऐसा नहीं जो पिक्चर है, जो दृश्य है वो तो आकाश का दिखाई दिया जा रहा है और अब वहाँ पर समुद्र की बात हो रही है, ऐसा नहीं करना है। तो ये हो गई इसकी भाषा शैली। तीसरा इसके अंतर्गत लिख देंगे आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना, सरल भाषा का प्रयोग करना। तो इसमें जो आम बोलचाल की भाषा है उसका ही प्रयोग करना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं और की भाषा को उठाकर या फिर कुछ और अलग से शब्द उठाकर लिया है। इतने में क्या होगा, जो दर्शकगण होंगे, जो देख रहे होंगे, उन्हें क्या होगा, वो शब्दों के मीनिंग देखेंगे तो उन्हें और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो इसलिए सरल और आम भाषा का प्रयोग करना। अब चौथी क्या होगी इसकी, जो मुहावरे और लोकोक्तियों का कम से कम प्रयोग करना। क्यों? क्योंकि इसी तरीके से अगर अधिक से अधिक मुहावरों का प्रयोग होगा तो इससे क्या होगा, जिनको, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक के जो होते हैं वो सारे के सारे टेलीविज़न पर न्यूज़ देखते हैं, तो वो जो टेलीविज़न पर जो भी न्यूज़ हो रही है उसकी भाषा शैली इसी आधार पर तय होनी चाहिए कि छोटे बच्चों को भी समझ में आए और बड़ों को भी ऐसा ना लगे कि वो क्या है, बहुत ही आम जो भाषा है। इसी के साथ जो जिनको शिक्षा प्राप्त हो चुकी है और जो निरक्षर हैं उनके बीच में भी संतुलन स्थापित हो सके, इसलिए सरल भाषा का प्रयोग करना और मुहावरों और लोकोक्तियों का कम से कम प्रयोग करना है। तो ये हो गया इसका। अगला देखिए, कहानी के तत्व पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो ये वाला जो है आपका, ये कै वाला, ये इसकी जो मैं लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं जाकर। अब अगला देखिए, नाटक कहानी से किस रूप में भिन्न है। तो नाटक किस प्रकार से भिन्न है कहानी से। कहानी आपने पढ़ रखी है, आपके भी सिलेबस में लगी हुई है। अब नाटक देखिए, नाटक क्या होता है, मंच पर जब तक नाटक की प्रस्तुति नहीं होती है जब तक वह अधूरा रहता है। आप नाटक से ये बात ध्यान रखिए। तो नाटक में क्या है, दृश्य भी है। तो इसलिए अगर कहानी की तुलना अगर हम नाटक से करें तो वो दोनों क्या है, उसमें भिन्नता भी है, समानताएं तो हैं, तो इसके साथ साथ भिन्नताएं भी है। किस प्रकार से भिन्नताएं हैं, जो नाटक होता है उसमें क्या होता है, दृश्य होते हैं और इसके साथ साथ जो पात्र होते हैं उनकी संख्या भी ज़्यादा हो जाती है और कहानी में कम होती है। कहानी के पास क्या है, समय कम है, वो कहानी शॉर्ट में ख़त्म हो जाती है और नाटक क्या है, विस्तृत रूप में होता है। ये हो गया एक अंतर। दूसरा क्या होगा, पात्रों की संख्या नाटक में अधिक होती है और कहानी में कम होती है। इसके पीछे भी कारण यही है कि कहानी क्या है, अपने विस्तृत नहीं होती है, बल्कि कहानी सिकुड़ी हुई जो सिकुड़ी हुई होती है वो कहानी होती है। और जो नाटक होता है वो जो नाटक होता है वो समय उसके पास काफ़ी होता है कहानी की तुलना में, तो इसलिए क्या है, उसमें पात्रों की संख्या अधिक हो सकती है। इसी के साथ साथ हम संवाद को लेकर देख सकते हैं, कहानी में जो संवाद है वो नहीं होता है, या फिर कहें ना के बराबर होता है, थोड़ा कहीं कहीं पर संवादों का प्रयोग कर दिया जाता है, जो डायलॉग होते हैं। पर जो नाटक होता है, नाटक में तो संवाद ही होता है। लेखक अपनी तरफ से कम बोलकर संवादों के माध्यम से सारी चीज़ों को दिखाने की कोशिश करता है। इसके साथ साथ परिवेश को लेकर देखें हम, जो परिवेश है कहानी का वो थोड़े समय में ही समाप्त हो जाता है, कुछ चीज़ों का जिक्र कर दिया जाता है। पर नाटक में क्या है, हर एक चीज़ का जिक्र किया जाता है। जैसे कि अगर जब मैं करवा रही थी ये वाला चैप्टर, मैंने आपको बताया जो ईदगाह कहानी है उसमें जो हामिद है उसके जो कपड़े हैं वो नहीं बताए गए हैं, पर अगर नाटक की प्रस्तुति की जाएगी तो उसके कपड़ों को भी दिखाया जाएगा। तो ये अंतर होता है नाटक और कहानी में।
अब देखिए आगे, कविता लेखन के संबंध में प्रचलित दो मतों, यानी कि दो मत जो कविता लिखने के लिए, अगर कविता लिखनी है किसी को तो कोई भी दो मत जो प्रचलित हैं कि इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इनडायरेक्टली पूछ रखा है कि किन तत्वों का ध्यान रखना चाहिए कविता लेखन के समय। तो कौन से तत्व हैं? पहला ये हो सकता है जो भाषा है उसका साम्यक ज्ञान होना चाहिए। ये जो है इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है, अगर डिटेल में समझना है तो आप समझ सकते हैं। तो भाषा का साम्यक ज्ञान होना चाहिए, यानी कि जो भाषा है, क्योंकि जो कवि होता है जो भी अपने मन के जो भाव होते हैं जो अभिव्यक्ति करता है, उनके भावों की अभिव्यक्ति करता है, वो किसके द्वारा करता है? भाषा के द्वारा। इसलिए कवि को क्या है, रोजाना प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं उन्हें अलग, मतलब कि एक जो कविता होती है उसमें आपने देखा होगा केवल एक जो शब्द है वो बार बार रिपीट नहीं होता है। तो इसलिए क्या है, कवि को ध्यान रखना चाहिए, नए नए शब्दों का प्रयोग करना चाहिए उसे, ठीक है, जिससे कि उसकी जो कविता है और ज़्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त होगी। इसके साथ साथ छंद व्यवसायक बुनियादी जानकारी होनी चाहिए उसे, क्योंकि जो कविता होती है उसमें छंद और तुक से ही क्या होती है, लय बनती है कविता में, जिससे कि संगीत का निर्माण होता है और पढ़ने में आनंद मिलता है। इसलिए जो कवि है जो रचना करने जा रहा है कविता की, उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे इन चीज़ों की सामान्य जानकारी हो। इसके साथ साथ तीसरा पॉइंट क्या कर सकते हैं हम, अनुभव और कल्पना का सामंजस्य। इसमें क्या होता है, जो कवि होते हैं अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए कई बार कल्पना का स्थान लेते हैं, कल्पना का प्रयोग करते हैं, पर उसे ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि वो कोरी कल्पना कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए पूरी कविता ही कल्पना में ही हो, कुछ जो अंश है कविता का कल्पना वाला हो और कुछ क्या है वो हमारी वास्तविकताओं पर आधारित हो। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये हो गई इसकी। अब देखिए कहानी की परिभाषा पूछ रखी है, तो आप देख रहे होंगे आपका ये जो प्री बोर्ड है बहुत बहुत ज़्यादा आसान आया है आपका। आपको कैसा लगा, आपको भी आसान लगा या नहीं लगा, कमेंट में बताइए। तो देखिए कहानी की परिभाषा पूछी है, यानी कि इसकी डेफिनेशन। तो बताइए क्या होगी इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन यही होगी कि जो कहानी है वो किसी भी घटना या फिर जो पात्र है या जो समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा है, जिसमें क्या होता है, परिवेश होता है, इसका द्वंद्वात्मकता होती है, कथा का क्रमिक विकास होता है और चरम उत्कर्ष का बिंदु होता है, उसी को कहानी कहा जाता है। यानी कि कहानी के जितने भी तत्व है वो इसमें इंक्लूड कर दीजिए इसकी परिभाषा में, कि कहानी क्या है, किसी भी घटना पर आधारित होती है, पात्र होते हैं उसमें, इसके साथ साथ क्या होता है, कोई भी समस्या है उसका क्रमबद्ध ब्यौरा देती है कहानी। ऐसा तो स्टार्टिंग में समस्या थी फिर थोड़ी थोड़ी उभरी है, इस तरीके से क्रमबद्ध ब्यौरा देती है। इसके साथ साथ उसमें क्या होता है, परिवेश होता है, ये इसके तत्व हैं। द्वंद्वात्मकता होती है, यानी कि जो रोचक तत्व होते हैं वो होते हैं इसके अंतर्गत। इसके साथ साथ कथा का क्रमिक विकास भी होता है। तो ये होती है कहानी। आगे देखिए, आगे आपके जो प्रश्न हैं ये सारे के सारे आपकी कविता पर आधारित हैं, तो इनमें से आपको कोई दो करने हैं। तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक कम कविता में कवि ने लोगों को आत्मनिर्भर, माला माल व गतिशील होने के किन किन तरीकों की ओर संकेत किया है। तो जो एक कम कविता है उसमें जो कवि है वो किन की तरफ संकेत करता है, आत्मनिर्भर बनने के लिए, माला माल बनने के लिए, गतिशील बनने के लिए। 1947 के बाद जो व्यक्ति हैं वो इस तरीके से उभर कर आए हैं कि ये चीज़ें प्राप्त करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, भ्रष्ट तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत धोखाधड़ी देना या फिर धोखाधड़ी करना किसी के साथ, जिससे कि वह क्या हो, धनवान हो सके। इसके साथ साथ एक दूसरे को ठगना, इसके साथ साथ विश्वासघात करना, यानी कि जो उनकी इंसानियत है वो क्या है, और इस जो इंसानियत है वो क्या है, ख़त्म होती जा रही है और इन तरीक़ों का प्रयोग करते जा रही हैं। तो ये जो है इससे नाराज़ होकर जो कवि हैं वो क्या है, एक कम जो कविता है उसका निर्माण करते हैं। तो इन तरीक़ों के बारे में जिक्र करते हैं वो। अगला देखिए ख वाला, कविता का आरंभ तोड़ो तोड़ो से हुआ है, वह अंत गोड़ो गोड़ो। कवि ने ऐसा क्यों किया है। अगर मैं आपको बताऊं ये सारे क्वेश्चन कहाँ से आए हैं आपके, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी जो कविता है उसके जो प्रश्न उत्तर है एनसीईआरटी बुक में, उसी में से बिल्कुल सेम जो क्वेश्चन है वो आपके उठा कर दिए हुए हैं। अगर बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है तो आप इस तरीके से कीजिए कि आप एनालाइज कीजिए अपने प्री बोर्ड को और फिर उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। तो देखिए आरंभ में कविता में क्या तोड़ो तोड़ो का प्रयोग किया गया और बाद में गोड़ो गोड़ो का, ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि
आरंभ में किसी भी धरती जो उबड़ खाबड़ है धरती, उसे सही करने के लिए, उसे उपजाऊ करने के लिए पहले पहले क्या है, तोड़नी पड़ेगी। उसकी जो सतह है उसे प्लेन करने के लिए, समतल करने के लिए तोड़नी पड़ेगी। उसी के बाद क्या है, उसमें गुड़ाई की जा सकती है और उसी के बाद जो फसल है वो उगाई जा सकती है। इसी प्रकार से एक जो व्यक्ति है उसका जो मन होता है, जब उसके मन में जो खींच होती है, जलन की भावना होती है, जलन की जो भावना होती है, उसे दूर करना बहुत आवश्यक है। उसके बिना जो सृजन कार्य है वो पूर्ण नहीं हो सकता है। इसलिए पहले जो व्यक्ति है, उसके मन में जो ये चीज़ें हैं, जो ये भावना है, उसे क्या करना पड़ेगा, इन्हें हटाना पड़ेगा, तभी सृजन कार्य हो सकता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आपको अगर कविता आती है अच्छे से तो आप कर सकते हैं। आगे देखिए ग वाला, विद्यापति की विरहनी नायिका ने मनोदशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जो विद्यापति की विरहिणी नायिका है उसकी जो मनोदशा किस प्रकार की है, वो किस प्रकार से विद्यापति ने उसका वर्णन किया है। तो विद्यापति की जो नायिका है वह क्या है, उसकी मनोदशा किस प्रकार की है, वह संयोग की स्थिति में है, फिर भी उसे क्या है, वियोग जैसा लग रहा है। यानी कि जो उसका जो नायक है उसके साथ क्या है, उसे पूर्ण तृप्ति प्राप्त नहीं हुई है। यानी कि हर रोजाना प्रत्येक दिन क्या हो रहा है, जो नायक है वह, उसका जो रूप है वो बदलता रहता है, जो प्रेम रूप है वो बदलता रहता है, एक समान नहीं रहता है। इसलिए जो पूर्ण तृप्ति का जो अनुभूति है, जो अनुभव है, वो अभी तक जो नायिका है उसके पास नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है, जो प्रेम है वो स्थिर नहीं है, प्रेम में बदलाव होता रहता है, प्रेम रूप में बदलाव होता रहता है। तो इसमें विरहिणी जो नायिका है उसकी मनोदशा इसी प्रकार की है कि उसे खुद समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ये प्रेम है क्या। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, युधिष्ठिर जैसे संकल्प से क्या अभिप्राय है। तो युधिष्ठिर जैसे संकल्प मतलब युधिष्ठिर कैसे थे, अगर आपने महाभारत कभी देखी हो तभी भी आपको समझ में आ जाएगा, पर आपको क्या है, कविता भी पढ़ी हुई होनी चाहिए, तभी आप बता सकते हैं उसे रिलेट करके। युधिष्ठिर के अंदर दृढ़ संकल्प था, यानी कि कुछ भी करने की अगर उसने ठान ली तो वो करके ही रहेंगे। तो ये संकल्प हर किसी के अंदर होना चाहिए। जैसे कि अगर अभी आपके मन में ठान लिया आपने कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको ये चीज़ करनी है अपने जीवन में, तो आप करके रहेंगे। तो ये दृढ़ संकल्पित जो है युधिष्ठिर के अंदर था, जिससे वो क्या कर सकते, सत्य को जानने का जो दृढ़ संकल्प था, जिससे कि जो विदुर है वो भी विवश हो गए उनके सामने रुकने के लिए। तो ये जो था ये संकल्प ही था, दृढ़ संकल्प। तो ये युधिष्ठिर जैसे संकल्प से मतलब यही है कि युधिष्ठिर जैसा संकल्प मतलब कि दृढ़ संकल्प होना चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए। तो ये हो गया। अगला देखिए, राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं। तो जो राम है उसके प्रति जो श्रद्धा भाव है भरत का, वो किस प्रकार से दिखाते हैं। जब राम वनवास चले जाते हैं 14 वर्षों के लिए, तो भरत जब उनसे मिलने जाते हैं तो उनके मन में जो श्रद्धा का भाव है राम के प्रति वो कैसे दिखाते हैं। तो वो पहला पॉइंट ये हो जाएगा इसके अंतर्गत कि जो भरत है वो राम के समक्ष खड़े होकर पुलकित हो जाते हैं, और साथ ही साथ जो श्रद्धा भाव की अधिकता के कारण, यानी कि श्रद्धा भाव के उभरने के कारण, भरत के मन में उभरने के कारण, अधिकता के कारण, उनके जो नेत्र हैं उनमें अश्रु आ जाते हैं, प्रेम अश्रु, यानी कि उनकी आंखों में पानी आ जाता है। और पानी कैसा होता है, प्रेम रूपी पानी, जो प्रेम रूपी जो आंसू होते हैं, जो अश्रु होते हैं वो आ जाते हैं। तो इससे पता चल रहा है कि उनके अंदर श्रद्धा भाव है। दूसरा ये हो सकता है पॉइंट इसका कि वे प्रभु के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख करना शुरू कर देते हैं। भरत जब उनसे मिलते हैं तो वो जो प्रभु यानी कि जो राम है, श्री राम है, उनकी विशेषताओं का वर्णन करना शुरू कर देते हैं सबके समक्ष। ये हम किसी की विशेषताएं जब भी बता सकते हैं जब हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा भाव होगा। अगर जलन का भाव होगा तो हम उनकी बुराई ही करेंगे। ठीक है, अगला देखिए इसका पॉइंट, मन में श्री राम को देखकर व्याकुल हो जाना। जब वन में जो भरत है वो श्री राम को देखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि उनकी किस प्रकार की हालत है, वो एक राजकुमार होकर ऐसे भटक रहे हैं, तो इसलिए व्याकुल हो जाते हैं। तो ये भी क्या है, उनकी श्रद्धा भाव को ही प्रकट कर रहा है। अगर ऐसा श्रद्धा भाव नहीं होती उनके मन में तो वो तो खुश होते कि जो राम है वो वन में भटक रहे हैं। तो इसलिए ये जो 3 चीज़ें हैं इनसे पता चलता है। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, अघन मास में विरहिणी नायिका अपने
अपना व्यथा संदेश पति को कैसे पहुंचाना चाहती है। तो विरहिणी जो नायिका है अपने पति को, जो क्योंकि उसका पति उसे छोड़कर चला गया है, तो जो अगहन मास के महीने में वो किस प्रकार से पहुंचाना चाहती है। जो अगहन मास का महीना होता है उसमें जो दिन होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। पर जो नायिका है उसे दिन क्या है, छोटे हैं दिन उस समय में, पर फिर भी नायिका को जो दिन है वो क्या है, बहुत रात के प्रति लंबे लगते हैं, यानी कि बहुत बड़े, क्योंकि जब हमारे पास कोई नहीं होता है तो वो दिन भी बहुत बड़ा लगता है हमें। इसी प्रकार से नायिका को लगता है। और उस समय क्या है, ठंड बढ़ जाती है। तो इसलिए क्या है, जो उस समय जो ठंड है उसे रोकने के लिए जो पति का होना, साथ में होना बहुत आवश्यक है। उसके बिना ठंड को सहन नहीं किया जा सकता है। नायिका इस तरीके से वर्णन करती है। और साथ ही साथ जो नायिका है वो नायिका ये बताती है कि, यानी कि जो कवि ने लिखा है, तो कवि ये बताते हैं कि उस समय जो ठंड बढ़ने के कारण आसपास जो लोग हैं वो आग जलाते हैं। पर यहाँ पर जो विरहिणी नायिका हैं या फिर जो विरहिणी जितनी भी हैं वो क्या है, अपने पति से जुदा हैं, अपने पति से दूर हैं, इसीलिए क्या है, अपने प्रिय से दूर हैं, इसीलिए क्या है, जो विरह रूपी जो आग है वो उनके हृदय में जल रही है। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कवि के द्वारा, ये जो मनोदशा, नायिका की मनोदशा का वर्णन करते हुए बताया गया है कि जिस प्रकार से जो ठंड है उससे राहत प्राप्त करने के लिए जो लोग हैं वो आग जलाते हैं, पर नायिका के मन में तो विरह रूपी आग पहले से जल रही है। इसके साथ साथ इसमें बताया गया है कि जो स्त्रियां होती वो रंग बिरंगे जो वस्त्र हैं उसे धारण करती हैं, और नायिका उसे देखकर उस जो विरह की रूपी जो ये आग थी उनकी ओर बढ़ जाती है, यानी कि वो और भी ज़्यादा जो दुखी हो जाती है। इसके साथ साथ इसमें बताया गया है कि आपको लास्ट वाली वो जो 2 पंक्तियाँ हैं वो याद होंगी। उसमें बताया गया है कि वो बहुत ही कमाल की पंक्तियाँ हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उसमें बताया गया है कि जो काग है और जो भोरे हैं उनसे नायिका कहती है, नागमती कहती है नायिका कि हे भोरो और काग, मेरे पति के पास, मेरे प्रिय के पास ये संदेश ले जाओ कि तुम्हारी जो ये नायिका है वह विरह रूपी अग्नि में जलकर राख हो गई है। उनकी राख से जो धुआं निकला है, उनकी आग से जो धुआं निकला है उसी से हम काले हो गए हैं। यानी कि उनके काले होने के पीछे का जो कारण है उसे किस प्रकार से जो कवि ने प्रयोग किया है इन पंक्तियों में। तो ये जो था, इससे जो अगहन मास हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया है इसी में, इस क्वेश्चन के अंतर्गत जो अगहन मास है उसमें नायिका की जो विरह व्यथा है वो इस प्रकार से वर्णन की गई है। तो इस प्रकार से आपको इन चीज़ों को टिप्स पे याद करना है। तो ये जो कविता के प्रश्न है यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। इसके आगे के जो प्रश्न है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे जहाँ तक हो सकेगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जो चैनल है उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। थैंक यू।